हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू वेलर क्लासेस। तो आज हमारी सीडीपी की क्लास थर्ड है, जिसमें हम सीडीपी का टॉपिक थर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासेस मैं आपको चैनल पर करा रही हूँ, इन टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जो सीडीपी की तैयारी मैं आपको करा रही हूँ वो सीटेट में तो आपको हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको झारखंड टेट, स्टेट टेट, सुपर टेट और टीचिंग एग्जाम में इक्वल हेल्पफुल होंगी। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और जिन भी स्टूडेंट ने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो चैनल पर जाकर क्लास को देख लेंगे, नहीं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आप वो क्लासेस देख सकते हैं। और आज हम समझेंगे कि क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले हेरिडिटी समझेंगे, जिसे हम आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्विन्स, लॉस ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। एनवायरनमेंट, पर्यावरण को समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या महत्व है। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। नेचर वर्सेस नर्चर, ये सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हेरिडिटी, जिसे हम हिंदी में अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटीज इनहेरिटेड एट बर्थ। अनुवांशिकता को जन्म के समय प्राप्त क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। अनुवांशिकता गुणसूत्रों की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण है। तो हेरिडिटी क्या है? जो भी बच्चा माता पिता से एक्वायर या प्राप्त करता है क्षमताओं के रूप में, उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। Physical and mental emotional traits together play a significant role in transfer of total personality from parents to offspring। शारीरिक और मानसिक भावनात्मक लक्षण मिलकर माता पिता से संतान तक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो लक्षण हैं उनमें कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल ट्रेट्स शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ट्रेट्स आर हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, शेप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट ट्रबल्स, डायबिटीज, बेल्टनेस, अस्थमा, ये सभी आपके शारीरिक लक्षण में आते हैं। दीज स्टेट्स इंक्लूड आई कलर, हेयर कलर, बॉडी टाइप, हाइट एंड स्किन कलर। इन लक्षणों में आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का प्रकार, ऊंचाई और त्वचा का रंग शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल ट्रेंड्स, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेंड्स आर इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, इंटरेस्ट एंड टैलेंट इन म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, डांसिंग, इवन क्रूशियल नेचर, कूल हेडेड नेचर, ये सभी आपका मेंटल ट्रेंड्स में आता है। मानसिक लक्षण, मानसिक और भावनात्मक लक्षण में वृद्धि, स्मरण शक्ति, संगीत, कला, साहित्य, नृत्य आदि में रुचि और प्रतिभा, यहाँ तक कि क्रूर स्वभाव और शांत स्वभाव आदि लक्षण इनके अंतर्गत आते हैं। तो अनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार तैयार करती है। माता पिता से बच्चों को जो गुण विरासत में मिलते हैं उन्हें हम अनुवांशिकता कहते हैं। तो इस तरीके से जो हेरिडिटी है वो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए बेस तैयार करती है। जो बच्चे की फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हेरिडिटी से ही प्राप्त होता है, और कुछ हद तक मेंटल लक्षण भी हेरिडिटी से ही प्राप्त होते हैं बच्चों को। अब नेक्स्ट हम समझेंगे हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। इन ह्यूमन ई सेल्स नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फॉर अ टोटल ऑफ 46। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समानतः 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कुल 46 होते हैं। 22 ऑफ दीज पेयर्स कॉल्ड ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब है कि जो मेल और फीमेल दोनों में समान दिखे, लुक द सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। इनमें 22 जोड़ी, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, वो पुरुष और महिलाओं में एक जैसे दिखते हैं। द 23rd पेयर, द सेक्स क्रोमोसोम, डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। 23वीं जोड़ी, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होते हैं। अब ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, इसी से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होगा कि बच्चा गर्ल है या बॉय। फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम व्हाइल मेल्स हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो इस तरीके से नॉर्मली मनुष्यों में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो टोटल 46 होते हैं। अब जो 22 पेयर हैं वो तो सेम है मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन जो एक पेयर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो अलग है, जिसके बेस पर बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होगा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे टाइप ऑफ ट्विंस। देखिए, दो तरीके के जुड़वा बच्चे होते हैं।
फर्स्ट है आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक और दूसरा है फ्रेटर्नल जिसे हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है? टू फॉर्म आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वन फर्टिलाइज एग जिसे हम ओवम बोलते हैं splits and develops into two babies with exactly the same genetic information। तो आप सभी समझ गए कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो एक ही ओवम से डेवलप होंगे, सेम सेक्स के होंगे। अगर एक बच्चा बेबी गर्ल है तो दूसरा भी बेबी गर्ल होगा, अगर एक बच्चा बेबी बॉय है तो दूसरा भी बेबी बॉय होगा। इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी लगभग एक जैसी होगी, यहाँ तक कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी सेम होगा, दिखने में सेम होंगे। तो इस तरीके से जो आइडेंटिकल ट्विंस है वो एक जैसे होते हैं। अब हम समझेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेटेड ओवा। तो जो ये फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो टू सेपरेटेड ओवम जिसे हम एग कहते हैं उससे डेवलप होते हैं। इनका जो सेक्स होगा वो भी लगभग अलग होगा, एक बेबी गर्ल है तो दूसरा बेबी बॉय होगा। जो ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो दिखने में भी अलग हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। अब नेक्स्ट हम समझेंगे लॉ ऑफ हेरिडिटी जिसे हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल प्रपोज 3 लॉज। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो आनुवंशिकता के नियम हैं इनको ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे पर कई प्रयोग किए थे जिसके आधार पर ये हेरिडिटी के लॉज दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक और संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे इनको, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर एंड फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो अब हम समझेंगे फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो लक्षण या जो करेक्टर प्रभावी होता है वो माता पिता से बच्चों में आता है तो इसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दबाया जाता है जो रिसेसिव करेक्टर होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो लक्षण माता पिता से फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो जो लक्षण F1 जनरेशन में ट्रांसफर होगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। लेकिन जो लक्षण दब गया या अप्रभावी है तो ऐसा नहीं है कि वो अगली पीढ़ी में भी छिप जाएगा। वो F1 जनरेशन में छिप गया था लेकिन हो सकता है कि वो नेक्स्ट F2 जनरेशन में डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण के रूप में ट्रांसफर हो जाए। तो कोई भी लक्षण छिपता नहीं है, पूरी तरीके से दबता नहीं है। ये F1 में छिप गया तो F2 पीढ़ी में प्रभावी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे के दादाजी को कोई बीमारी रही हो तो वो बच्चे के फादर में ना आई हो लेकिन बच्चे में आ गई। तो इस तरीके से कोई भी लक्षण खत्म नहीं होता, बस प्रभावी नहीं हुआ एक जनरेशन में तो दूसरी जनरेशन में प्रभावी होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। जो लक्षण माता पिता से फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम सेकंड समझेंगे द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो पृथक्करण का नियम है, इस नियम के अनुसार जो लक्षण या करैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में समझा था कि फर्स्ट जनरेशन में जो लक्षण छिप गया था वो F2 जनरेशन में प्रभावी हो गया था, क्योंकि कोई भी लक्षण मिश्रित नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं पूरी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। अब हम थर्ड समझेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हमने पहले के दो नियम समझे कि जो मनुष्य में व्यक्तिगत आनुवंशिकता के लक्षण हैं वो स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए अलग अलग लक्षणों को एक साथ होने का समान अवसर मिलता है। ये जो लक्षण है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसीलिए एक साथ वर्गीकृत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसके फादर की हाइट ज्यादा है और मदर की हाइट कम है, लेकिन जो मदर की आंखें हैं वो नीली और भूरी हैं, तो जो बच्चा है उसकी भी आंखें नीली और भूरी हैं और उसकी हाइट अच्छी है। तो उसने कुछ फैक्टर को मदर से एक्वायर किया है और कुछ फैक्टर को फादर से। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सभी लक्षण स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए एक साथ दिखाई दिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो लॉ है वो समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब नेक्स्ट हम समझेंगे एनवायरनमेंट। पर्यावरण बच्चों के विकास में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। एनवायरनमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो पर्यावरण है वो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर दैट इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। जो पर्यावरण है उसमें भी सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि बच्चे का भौतिक परिवेश, उसकी परवरिश कैसी हुई, बच्चे का सामाजिक संपर्क, शैक्षिक अनुभव और सांस्कृतिक प्रभाव, ये सभी शामिल हैं। For example, a child's development can be significantly affected by the quality of education they receive, the social economic status of their family, and their interaction with peers and caregivers। जो बच्चे हैं उनका विकास उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता, उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और साथियों और देखभाल करने वालों के साथ उनके संबंध से काफी प्रभावित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड पोटेंशियल
or intelligence may be influenced by their genetic makeup, but the realization of this potential depends on environmental factors such as education, nutrition and stimulation. तो उदाहरण के लिए एक बच्चे की बुद्धिमत्ता की क्षमता उसके आनुवंशिक मेकअप से प्रभावित हो सकती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा था, लेकिन इस क्षमता की प्राप्ति शिक्षा, पोषण और उत्तेजना जैसे पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। इस तरीके से जो बच्चों का विकास है उसके द्वारा प्राप्त इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आनुवंशिकता और पर्यावरण का महत्व है वो समझेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण कैसे एक साथ काम करते हैं बच्चों के विकास में, इसको समझेंगे। Heredity and environment work together because the gene will impact the traits in the individual and the environment will trigger the gene to either promote or inhibit the response। आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम करते हैं क्योंकि जो जीन है वो व्यक्ति के गुणों को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो इन जीन को प्रभावित या बढ़ावा देने या बाधित करने का काम करता है। Gene control the characteristic in human, but the environment has the power to alter these characteristics circumstantially। जीन मनुष्य की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन पर्यावरण इन विशेषताओं को परिस्थितिजन्य रूप से बदलने की शक्ति होती है। हम कह सकते हैं कि जो जीन है वो लिमिट सेट कर देते हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो इन विशेषताओं को विस्तार पूर्वक रूप से बदलने की शक्ति होती है। तो इस तरीके से जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है दोनों ही बच्चों के विकास में समान रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं। आप सभी एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो बच्चे का विकास है वो गुणनफल है किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो बच्चे का विकास है वो गुणनफल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अब हम समझेंगे कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर। एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ऑल चिल्ड्रन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो द टीचर शुड कीप दिस इन माइंड एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन। सभी बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इसलिए शिक्षक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और बच्चों को सर्वोत्तम मानसिक वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए। They can also create a supportive learning environment that promote positive interaction and foster growth and development so that a child can flourish। वे एक सहायक शिक्षण वातावरण भी बना सकते हैं। जो टीचर हैं वो बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि बच्चे की वृद्धि और विकास में हेल्प करेगी ताकि जो बच्चा है वो विकसित हो सके। तो आप सभी समझ गए होंगे कि एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चे के विकास में। अब जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है वो बच्चों के विकास में किस तरीके से महत्व रखता है ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे अब जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किसका रिजल्ट है। वो कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, क्योंकि हर बच्चे का हेरिडिटी करेक्टर अलग है, हर बच्चे को एनवायरनमेंट अलग मिला हुआ है, तो इसी वजह से बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हम समझेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। स्वभाव बनाम प्रकृति या जिसे हम पालन पोषण कहते हैं। नेचर मीन्स इनेट बायोलॉजिकल फैक्टर नेमली जेनेटिक। जो स्वभाव है उसका अर्थ जन्मजात जैविक कारक अर्थात आनुवंशिकी है। तो जो नेचर है वो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बच्चे को जीन से प्राप्त होता है। वाइल नर्चर कैन रिफर टू अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंस मोर जनरली, जबकि जो पोषण है उसका अर्थ समानता पालन पोषण या जीवन के अनुभव से हो सकता है। बोथ नेचर एंड नर्चर प्ले इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वे। जो स्वभाव और पोषण है दोनों ही मनोवैज्ञानिक विकास में भूमिका निभाते हैं और जटिल तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं। तो आप सभी सिंपली समझ सकते हैं कि जो नेचर है वो हेरिडिटी फैक्टर है और जो नर्चर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो अब आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करिए और जिन भी स्टूडेंट ने इस बार झारखंड टेट का फॉर्म फिल किया है वो सभी स्टूडेंट भी अच्छे से तैयारी करें, इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।